Hi guys, so welcome to Prep IAS. This is a free crash course initiative organized by Prep IAS, right? So I know every one of you are in. I hope getting benefit from this free crash course. This basically started in 17th March and will run till 20th June. So basically, some features of this course are that we are covering the UPSC IAS prelims syllabus in comprehensive manner. इसके साथ साथ देयर आर सम 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इनको आप जरूर देना, ठीक है. Then faculties are highly experienced, as you can see all the profile of the faculties. Then in this course, along with the static portion, we are also covering the dynamic portion, which are very again important for IAS prelims exams. Then study material is continuously being uploaded on Prep IAS channel, Prep IAS channel on Telegram, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक. देन इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एवरी संडे. बेसिकली इन दिस स्टूडेंट्स पोस्ट डाउट थ्रू गूगल फॉर्म which is attached in the description of the video, right? Then we have also CSET classes going on, because CSET is equivalent 33% marks you need for clearing the prelims. Otherwise GS में कितना भी स्कोर हो, पेपर 1 में कितना भी कट ऑफ आता रहे आपका, अगर ये CSET का पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है. So today we are going to start our lecture number 12 of economy, ठीक है. This chapter is again very important, balance of payment, right? So बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे पहले मतलब हमें पता है कि अकाउंट्स में दो चीजें होती हैं. हमारी अकाउंट्स में दो चीजें होती हैं हमेशा, एक क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है, ठीक है. क्रेडिट इज व्हाट कम्स, राइट, एंड डेबिट इज व्हाट गोज आउट, ठीक है. आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है. Then next comes your systematic. What is the definition of balance of payment is very important to understand, right? In this you can see that systematic record of all the transactions, मतलब जो भी लेन देन किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के अंदर हो रहा है उसके रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. मतलब एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, इन सब के जो डेटा काउंटिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट. तो इसमें दे आर टू थिंग्स जो हम अकाउंटिंग के लिए सिस्टम यूज करते हैं, वो हम करते हैं डबल एंट्री बुक अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को नोट किया जाता है. इस सिस्टम का फायदा ये होता है कि देयर इज अ डबल चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जितने भी लेन देन या व्यापार हुआ है उसकी डबल चेकिंग, उसके अकाउंट की डबल चेकिंग होती है. इसमें एक बार होती है जब डेबिट के फॉर्म में, दूसरा होता है क्रेडिट के फॉर्म में. मतलब जितना क्रेडिट गया है उससे उतना ही डेबिट आएगा भी. जहां क्रेडिट गया है वहां डेबिट भी तो होगा ना. अगर ए से आपका डेबिट हुआ है बी के पास, तो भाई बी पे क्रेडिट भी तो हुआ है ना वो चीज. तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, तभी ये आइडियल की सिचुएशन मानी जाती है. आइडियली डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, दैट इज बीओपी शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड. सो बीओपी का मतलब समझ में आ गया. बीओपी इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. ये डेफिनेशन आप लोग याद रखना. और जो मेथड हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिस्टम. आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं ना, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे या फिर बजट देखोगे ना, उसमें आपको बीओपी देखने को मिलेगा. अब उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है. जो बीओपी होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले तो याद रखना हमेशा दो कंडीशन पे हमेशा आपका दो कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है. पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट बेसिकली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज मर्चेंडाइज अकाउंट, या फिर इसको विजिबल अकाउंट भी बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है. इनविजिबल अकाउंट, इसको सर्विस अकाउंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्विस अकाउंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है.
मतलब इसके अंदर जो गुड्स नॉट सर्विसेज, याद रखना, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओनली गुड्स मतलब कहने का मतलब है जो चीज आप देख सकते हो, जिसकी ट्रेड आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसकी ट्रेड, जो आइटम्स जो आपके आंखों के सामने ट्रेड हो सके, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ गुड्स कैटेगरी आती है। वाइल इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज आती हैं, क्योंकि सर्विसेज कैन नॉट बी विजिबल। अगर डॉक्टर अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कोई आपकी कोई गुड्स तो नहीं है ना, सर्विसेज है बेसिकली। तो सर्विसेज आर इन द इनविजिबल कैटेगरी while the goods are in the visible category, so they are under the visible account। तो ये आपका दृश्य अकाउंट के तहत आते हैं, ठीक है, व्यापार के अकाउंट के तहत आते हैं। इनको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का आयात और निर्यात। हिंदी में बोलेंगे गुड्स मतलब उत्पाद का आयात, आयात इज योर इंपोर्ट, वाई निर्यात इज एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उत्पाद का आयात और निर्यात हम बेसिकली इस दृश्य अकाउंट में करते हैं, यानी मर्चेंटाइज अकाउंट में करते हैं, उत्पाद अकाउंट में करते हैं। और जो आपका अदृश्य अकाउंट होता है उसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है, सेवाओं, सर्विसेज मतलब सेवाओं की बात करेंगे हम इसमें। सेवाओं का निर्यात और आयात, सेवाओं का आयात एवं निर्यात, ठीक है। ये आयात मतलब इंपोर्ट और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो जब हम सेवाओं का आयात और निर्यात करते हैं उसको बेसिकली बोला जाता है आपका इनविजिबल अकाउंट। इसी के साथ साथ जितने भी आपके करंट ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि फॉरेन रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एसेट्रा, मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत बार बताया है ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ठीक है। अस्थायी भुगतान, ठीक है, अस्थायी भुगतान जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली इसमें कोई रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं होती है, इसमें कोई रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं होती है। मतलब जब सामने वाला पैसे दे रहा है तो वो ये नहीं सोच सकता कि उसको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द ट्रांसफर पेमेंट, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। देन जो ये सेवाओं का आयात निर्यात है, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दिस इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी सेवाओं का आयात निर्यात को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका फैक्टर पेमेंट, दूसरा है आपका नॉन फैक्टर्स। फैक्टर्स के अंदर जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नॉन फैक्टर इज आईटी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज टीसीएस यूएस की किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, विप्रो कर रही है आपकी, राइट। जैसे हमारा जो टीसीएस है आपका सऊदी अरमको, एनबीबी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, इन सबको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसे आपका आईटीईएस, बीईओ, ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट, आईटीएस एंड बीपीओ आर सेम, ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं नॉन फैक्टर में। फैक्टर में आ गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो हमने 4 बात कही थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात करी थी। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। देन अब हम उसके बाद आते हैं पूंजी खाता। क्या बोलते हैं इसको? पूंजी खाता, ठीक है, यानी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बेसिकली मतलब होता है चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब मैंने आपको गवर्नमेंट बजटिंग में वो चार्ट पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के टर्म में डिफाइन किए थे सारी चीजें। कैपिटल वहां पे हमने देखा था, 2 चीजें देखी थी। एक हमने देखा था आपका कैपिटल रिसिप्ट्स एंड हमने देखा था एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, ये हमने देखा था। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को हमने एसेट और लाइबिलिटीज के टर्म में डिफाइन किया था, एसेट और लाइबिलिटी की टर्म में डिफाइन किया था। इसको भी हमने एसेट और लाइबिलिटी की टर्म में डिफाइन किया था। अब आप लोग मेरे को यहां से बताओ, एक चीज मेरे को आप लोग यहां से बताओ कि कैपिटल रिसिप्ट्स में एसेट्स बढ़ते हैं या घटते हैं, और लाइबिलिटी बढ़ती है या घटती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ते हैं या लाइबिलिटी बढ़ती है, एसेट घटते हैं या लाइबिलिटी घटती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करके आप लोग ये बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ मेरे को ये कैपिटल रिसिप्ट्स में एसेट बढ़ते हैं या घटते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है या घटती है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है, ये मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, नाउ कमिंग टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट बेसिकली इज एसोसिएटेड विद द कैपिटल फ्लोज। कैपिटल फ्लोज क्या होता है आपका? बेसिकली चेंज इन फॉरेन रिजर्व, चेंज इन फॉरेन रिजर्व्स, राइट। तो फॉर चेंज इन फॉरेन रिजर्व, तो अब जो जितना भी हमारा फॉरेन अकाउंटिंग मतलब फॉरेन से जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म में, वो बेसिकली हमारा कैपिटल अकाउंट कैटेगरी में आता है, राइट। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो भाग में विभाजित रहेगा, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड देन एनआरआई डिपॉजिट्स रहेगा। एनआरआई डिपॉजिट्स मतलब जो आपने बैंक्स वगैरह में देखा होगा, एनआरआई अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, एनआरआई जो हमारे इंडिया में अपना डिपॉजिट करके रखते हैं। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेब्ट। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था आपका। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सा हमारा फॉरेन डेब्ट का हिस्सा होता है। तो याद रखना जितने भी एनआरआई डिपॉजिट्स हमारे बैंक्स वगैरह में होते हैं ना, वो भी हमारे फॉरेन डेब्ट का ही हिस्सा होता है, ठीक है। देन कम्स द ईसीबीज। व्हाट इज ईसीबीज? ईसीबीज आर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। इसमें दोनों पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों आएंगे इसके अंदर, याद रखना इस चीज को, पब्लिक और प्राइवेट दोनों आएंगे ईसीबीज में। मतलब जो भी हम व्यापार करने के पर्पज से दूसरे देशों से उधार लेते हैं या दूसरी बाहर के बैंक से उधार लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। दिस इज नोन एज दिस इज कैटेगराइज्ड फॉर बोथ पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स मतलब आपकी ये सिक्योरिटीज हो गए आपके। देन आपके फिजिकल एसेट्स हो गए, मतलब लैंड वगैरह जो भी हैं आपके, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये सब कैपिटल अकाउंट में आएंगे आपके। देन आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस, ओनली लोन्स, याद रखना एक्सटर्नल असिस्टेंस जो हमें बाहर के देशों से लाइन ऑफ क्रेडिट मिल रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट आपने सुना होगा, लाइन ऑफ क्रेडिट जो हम इंडिया भी देती रहती है, बांग्लादेश को दिया है अभी, बांग्लादेश को दिया है, इसके अलावा हमने मालदीव्स को दिया है, ठीक है। ये सब हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी देते रहते हैं बेसिकली। सो दिस लाइन ऑफ क्रेडिट इज नॉट अ ग्रांट, याद रखना दिस इज नॉट अ ग्रांट, ये ग्रांट नहीं होता। ग्रांट क्या होगा आपका? दीज आर लोन्स। दिस एक्सटर्नल असिस्टेंस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ लोन्स आते हैं। आप लोग मेरे को बताओ ग्रांट्स क्यों नहीं आते हैं, कमेंट करके बताओ ग्रांट्स क्यों नहीं आएंगे। बिकॉज ग्रांट्स आर ट्रांसफर, ग्रांट्स जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है। वो ट्रांसफर पेमेंट किस कैटेगरी में आ गया? इनविजिबल अदृश्य खाते के कैटेगरी की सूची में आ गया है आपका करंट ट्रांसफर्स कैटेगरी। इसके अंदर हमने ग्रांट्स ऑलरेडी दे चुके हैं क्योंकि इसमें हमारा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना। बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने देखा दृश्य खाता, अदृश्य खाता, ठीक है, व्यापार खाता, जिसमें हमने देखा ये उत्पादों का आयात निर्यात, इसमें हमने देखा सेवाओं का आयात निर्यात। देन हमने करंट ट्रांसफर्स देखे। करंट ट्रांसफर्स मतलब आपके रेमिटेंसेस हो गए, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ये सब हो गए जिसमें हमारे कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है रिटर्न करने की। देन हमने इस सर्विसेज का आयात निर्यात को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा फैक्टर पेमेंट, दूसरा है नॉन फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में हमने बात करी है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब आता है। देन इसमें हमने नॉन फैक्टर की बात करी है। नॉन फैक्टर में इट इज आईटी सर्विसेज, आईटीईएस, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया आपका, एंड अदर हॉस्पिटलिटी एरियाज हो गए आपके। देन बीपीओ हो गया आपका, बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देन आपका कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था, कैपिटल अकाउंट का सिंपल मीनिंग होता है चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटीज। देन मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कैपिटल रिसिप्ट में एसेट बढ़ते हैं या घटते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स बढ़ते हैं या फिर लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट से अभी। देन हमने जो कैपिटल अकाउंट है इसमें हमने विभाजित करा है सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी जो भी हमारा निवेश आ रहा है इसको बोलते हैं विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश।
तो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं हमारे बैंक्स वगैरह में, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ डेब्ट। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, तो इसको ध्यान से देख लेना। देन देयर आर ईसीबीस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, पब्लिक प्लस प्राइवेट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ओनली लोन्स एंड नॉट ग्रांट्स। ये चीज याद रखना, ओनली लोन्स एंड नॉट ग्रांट्स, क्योंकि ग्रांट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी में ये आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको बीओपी क्लियर हो गया। अब जब हम बीओपी देखेंगे ना, बीओपी के साथ हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी, उन टर्मिनोलॉजीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ट्रेड अकाउंट बैलेंस। ट्रेड अकाउंट बैलेंस, सबसे पहले ट्रेड अकाउंट क्या था आपका? ट्रेड अकाउंट बताओ क्या था? ट्रेड अकाउंट में क्या क्या आ रहा था आपका? ट्रेड अकाउंट देखो यहाँ पे, कहाँ गया आपका ये ट्रेड अकाउंट? देखो ट्रेड अकाउंट में क्या क्या आ रहा है आपका? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स ओनली, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी उत्पादों का आयात और निर्यात। ठीक है, उत्पादों का आयात निर्यात। तो ट्रेड अकाउंट बैलेंस क्या होगा? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी ओनली गुड्स। ये कुछ मैंने आपको डेटा दिया है, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा इंडिया का ट्रेड अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में है, यानी जो हमारा, इसका मतलब क्या है? इंपोर्ट्स, इसका मतलब क्या है हमारा? इंपोर्ट्स इज मोर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, गुड्स कैटेगरी में। देन हमने अदृश्य खाता बैलेंस की में देखा, नहीं इनविजिबल अकाउंट बैलेंस में देखा, इट इज एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल अकाउंट में देखो क्या आएगा आपका? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, करंट ट्रांसफर्स, है ना, दो चीज आएंगी हमारी। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स, मतलब दिस कैटेगरी इज फॉर क्रेडिट इन इंडिया, राइट, क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि यहां से हमारा क्या आ रहा है? क्रेडिट इन इंडिया, मतलब जो फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व्स हमारे यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर पेमेंट्स, मतलब जो हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स, विदेशी खाता हमारा घट रहा है। ठीक है, विदेशी खाता हमारा घट रहा है। तो इस केस में हमारा 104 बिलियन के आसपास है। इसका मतलब क्या है? जो हमारे एक्सपोर्ट कैटेगरी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सर्विस इंडस्ट्री है, जो हमारा सर्विस इंडस्ट्री है, स्पेशली आईटी सेक्टर, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, राइट। दिस इज एक्सपोर्ट, यानी ईओएस है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव में है, और ये लगभग हमारा 100 बिलियन के आसपास है। ठीक है, देन कम्स योर करंट अकाउंट बैलेंस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में आपका क्या रहेगा? करंट अकाउंट बैलेंस में चार्ट देखो, यहाँ से करंट अकाउंट में पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी दृश्य खाता और अदृश्य खाता के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज देखो, यहाँ से दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स। दिस इज द क्रेडिटिंग इन इंडिया, यानी क्रेडिट हो रहा है इंडिया में। क्रेडिट इन इंडिया यानी क्या हो रहा है? इस कैटेगरी से हमारे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहां से देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स, इसमें क्या हो रहा है आपका? डेबिट हो रहा है, यानी हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है क्या हो रहे हैं? फॉरेन रिजर्व्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। क्लियर है यहाँ से इतना? ये सारे पॉइंट इसमें आपको रटना, कंसेप्ट क्लियर करते चलो, इन पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो करंट डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारा कुछ 20 बिलियन के आसपास है, यानी जो हमारा इंपोर्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे यहाँ से रिड्यूस कैटेगरीज में आते हैं। देन कैपिटल अकाउंट आता है आपका, कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल पेमेंट्स। ये हमारा पॉजिटिव कैटेगरी में है, क्योंकि जो हमारा एफडीआई है वो एफडीआई हमारा डेली बेसिस पे आपका चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। आप लोग अब मेरे को बताओ, क्या इसका पॉजिटिव होना पॉजिटिव है हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? तो इसके दो पहलू बनेंगे। पहला, अगर कैपिटल अकाउंट आपका सरप्लस में है ना, तो दो चीजें आएंगी। पहला आएगा शॉर्ट रन, दूसरा आएगा लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन होता है ना, इट इज डिजायरेबल, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हमें फिर लंबे समय तक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ना, लंबे समय तक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आपकी? वो कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ नॉट सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेट ऑप्शन। ठीक है, यानी बेसिकली जो जो हमारा ये कैपिटल अकाउंट में जो हमारा एफडीआई आया होगा उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उस स्टोर की भी तो कॉस्ट आएगी ना। मतलब जो हमारी करेंसीज होंगी जिसमें हमारा फॉरेन रिजर्व्स है, जैसे कि आपका डॉलर हो गया, आपका ये स्टर्लिंग पाउंड हो गया, आपका येन हो गया, ठीक है, ये सब इन सब की वैल्यू भी तो फ्लक्चुएट होती रहती है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसकी भी तो कॉस्टिंग हमारी ऐड होती है ना। इसलिए शॉर्ट रन में कैपिटल अकाउंट हमारे लिए फायदेमंद होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कैपिटल अकाउंट हमारे लिए फायदेमंद है बट इट शुड बी फॉर द शॉर्ट रन, यानी कुछ छोटे समय के लिए, और इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एफडीआईज। ठीक है, एफडीआई मतलब लोन के टर्म्स में नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, देन अब जब भी आप कहीं बीओपी समरी देखोगे ना, चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे में देख लेना या बजट में देख लेना, उसका ये आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले करंट अकाउंट बैलेंस, उसके अंदर आएगा ट्रेड अकाउंट बैलेंस में, ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ गुड्स, ठीक है। इनविजिबल अकाउंट में आपका इनकम, फैक्टर इनकम जो हमने बात करी आपकी, नॉन फैक्टर सर्विसेज, देन आपका करंट ट्रांसफर्स, राइट। ठीक है, करंट ट्रांसफर ये सब चार्ट में देख लेना, सब मेंशन कर रखा है। देन कम्स योर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस में आपका सबसे पहले आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, देन ईसीबी, मैंने एफडीआई और एफपीआई की डेफिनेशन आपको एक बार बताई थी, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या थी वो डेफिनेशन। यहाँ से मैंने आपको अरविंद मायाराम कमेटी का जिक्र भी किया था, अरविंद मायाराम कमेटी, उन्होंने क्या डेफिनेशन बोली थी एफडीआई और एफपीआई की, वो मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, देन उसके बाद हमारा ईसीबी और एनआरआई डिपॉजिट्स, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फॉरेन असिस्टेंस, देन एरर्स एंड ओमिशंस भी हम कैटेगराइज करेंगे। देन ओवरऑल बैलेंस विल बी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस, सेकंड कंपोनेंट है हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये हम ओवरऑल बैलेंस देखेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा लगभग अगर अगर ये 18 बिलियन पॉजिटिव रहेगा ना, तो जो हमारा रिजर्व चार्ज है यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द सरप्लस फॉरेन रिजर्व, ठीक है, सो ये आपका नेगेटिव रहेगा, जितना ही पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव रहेगा। यानी इसका मतलब है कि चेंज इन फॉरेक्स से रिजर्व चार्ज भी चेंज होगा। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, तो रिजर्व चार्ज नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, यानी और बढ़ता चला जाएगा, और फॉरेक्स अगर कम हो रहा है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 है, ये -1 -2, तो अगर फॉरेक्स बढ़ रहा है तो ये इधर की तरफ पुल होगा, अगर फॉरेक्स घट रहा है तो इधर की तरफ होगा। आई होप इसका रीजन आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट कर दो, गूगल फॉर्म में डाल देना। देखो, थिंग इज की फॉरेक्स आता है तो उसको होल्ड भी करना पड़ेगा, होल्ड करके कहीं तो रखना पड़ेगा, तो उसको रखने की कॉस्ट आएगी नहीं आएगी, वो करेंसी फ्लक्चुएट होती रहेगी बार बार, तो वैल्यूएशन में चेंज आएगा, तो वो चीज को कंसीडर करके हमारा वो उसको बोलते हैं रिजर्व चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज ऑफ होल्डिंग द फॉरेक्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखने का उसकी कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं फॉरेक्स जो होता है कैपिटल, यानी शॉर्ट टर्म के लिए डिजायरेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपोनेंट है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, यानी ऑटोनॉमस आइटम्स और अबव द लाइन आइटम्स। वाइल जो हमारा फोर्थ है, दिस इज नोन एज द अकोमोडेटिंग आइटम और बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अकोमोडेटिंग आइटम और बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, अकोमोडेटिंग आइटम एंड बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, अब ये अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं ना, दे आर ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं इनको, कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, दे आर ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। ठीक है,
चाहे आप देख लो यहाँ से करंट अकाउंट बैलेंस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव, इनविजिबल अकाउंट ये भी कोई ना कोई आपका इकोनॉमिक मोटिव से हो रहा है, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट बैलेंस, इसमें भी इकोनॉमिक मोटिव है आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आप लोग फॉरेन कोई क्यों इन्वेस्टर क्यों इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेगा, उसको इंटरेस्ट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है यहाँ से, इस वजह से तो करेगा, तो कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव होता है। तो ये जिस इकोनॉमिक मोटिव से ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं ना, इनको ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। तो जिन जिन भी मोटिव से ये ऑटोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं ना, इनको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास एक अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन भी होता है। क्या होता है अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन, मतलब जो ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस कैटेगरी में आते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए भी एक ट्रांजैक्शन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है आपका, और ये है आपका फोर्थ कैटेगरी, ठीक है। ये है आपकी फोर्थ कैटेगरी, मतलब रिजर्व चार्ज, ठीक है, यानी जो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखने का जो भी चार्ज होगा वो, ठीक है। देन इसके इस ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिव जब भी आप पढ़ोगे आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आएगा बीओपी इक्विलिब्रियम। बीओपी इक्विलिब्रियम मतलब आप जब आपसे कोई भी सिंपली पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, बीओपी इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन जहां पे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, ठीक है, पहला पहलू ये हो गया। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को ये भी मेंशन करनी है कि देयर इज नो चेंज इन द फॉरेक्स, यानी A इज इक्वल टू B, यानी ऑटोनॉमस आइटम्स कैटेगरी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज द बीओपी इक्विलिब्रियम। पर ऐसा होता नहीं है, यानी हियर इट इज अकोमोडेटिव, हियर इट इज बीओपी इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। बीओपी डेफिसिट, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जो कभी नहीं होती है, ये आइडियली ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने डबल अकाउंटिंग सिस्टम में देखा, अभी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हमने अभी देखा कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। ये हमने अभी चेक किया ना आपका, जब हमने फर्स्ट में डेफिनेशन देखी थी तब मैंने आपको बताया था कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, राइट। देन नेक्स्ट आता है बीओपी डेफिसिट। अगेन बीओपी डेफिसिट का सिंपल डेफिनेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, यानी हमारा जो इंपोर्ट है इट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, राइट, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, यानी इसका मतलब है अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन इज मोर देन आपका ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, दैट मींस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द ओवरऑल बैलेंस, यानी ओवरऑल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द बीओपी डेफिसिट। आज के बाद से जब भी आपसे बीओपी की डेफिनेशन पूछी जाए ना, आपको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन के रिगार्ड में भी उसको डिफाइन करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टर्म्स में डिफाइन करके मत छोड़ देना, ठीक है। देन कम्स योर बीओपी सरप्लस। हियर एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, इसका मतलब क्या है आपका, देयर इज इंक्रीज इन फॉरेक्स, देयर इज इंक्रीज इन फॉरेक्स, राइट, दैट मींस इंक्रीज इन फॉरेक्स का मतलब क्या हो गया, दिस कैटेगरी यानी ये जो आपका ऑटोनॉमस आइटम कैटेगरी है इट शुड बी ग्रेटर देन योर अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऑटोनॉमस कैटेगरी आपकी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन शुड बी ग्रेटर देन द अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारा यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। किताबों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करो, गूगल फॉर्म पे आप लोग अपने डाउट्स डाल देना। आई नो आप लोगों को बीओपी में काफी सारे डाउट्स आएंगे, बट अच्छे से पढ़ना, इनके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। नोट्स अभी अपडेट कर रहा हूँ मैं इनका डेटा थोड़ा सा। देन कम्स द इंडिकेटर्स। अब जब भी मेंस के क्वेश्चंस आते हैं ना या प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं कि किन पैरामीटर्स पे आप बताओगे कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो अच्छा है या खराब है, 1991 में क्या हुआ था, क्यों बीओपी सिचुएशन हमारी खराब हो गई थी इतनी ज्यादा। तो ये सब चीजों को एनालाइज करने के लिए ना हमें कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए हमेशा दिमाग में, कि जब भी हम किसी कंसेप्ट पे बात करेंगे तो बेसिकली उस कंसेप्ट को हमें किन पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफाइन करना है, उस बेसिस वो पैरामीटर्स की हमको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
राइट लाइक फॉर एग्जांपल इंडिकेटर्स ऑफ बीओपी सिचुएशन में सबसे पहले आता है आपका फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स जो हमारे हैं करंटली वो लगभग 540 बिलियन के आसपास हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हो। और जो ये आपका डेटा है ना, ये आपका डेली बेसिस पे चेंज होता है। जो एनुअल है इंडिया का, एनुअल एफडीआई इंडिया का है लगभग लगभग आपका 45 से 50 बिलियन के आसपास। ठीक है, चाइना का है लगभग 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 120 बिलियन के आसपास। यूएस का है लगभग आपका 250 बिलियन के आसपास। ठीक है, एग्जैक्टली फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको एनुअल एफडीआई बताया है और ये आपका टोटल एफडीआई जो अभी तक हमारे पास है। ठीक है, जो आरबीआई के पास है। फॉरेक्स हमेशा कौन मैनेज करता है? हमेशा और हमेशा आरबीआई मैनेज करता है। Then comes your adequate forex. Adequate forex is your more than 6 month of import. मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फॉरेक्स एडिक्वेट है हमारे लिए, तो आरबीआई बोलता है कि इतना फॉरेक्स हमारे लिए एनफ है जो हमारा 6 महीने का इंपोर्ट बिल को सब्स्टिट्यूट कर सके। मतलब इतना फॉरेक्स हमारे पास होना चाहिए कि हम अगले 6 महीने तक इंपोर्ट कर सकें। दैट इज द एडिक्वेट फॉरेक्स। ठीक है, देन जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस यानी कैड जिसको हम बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बोलते हैं इसको, ये लगभग कुछ 1.2% है जीडीपी का। जो इसमें कंफर्ट जोन है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कितना लेवल तक रहे तो उतना कंफर्टेबल रहता है, वो रहता है आपका 2 से 3% ऑफ जीडीपी। अगर इतना है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, देन हमारा बीओपी सिचुएशन बैलेंस्ड है, नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इसी इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके हमारा वर्ल्ड बैंक आपका एक स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस कैटेगरी में, इस स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है, आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है 2015 में कि ये कौन पब्लिश करता है, हु पब्लिशेस। ठीक है, तो कौन पब्लिश करता है? ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ठीक है, इंडिया में, इंडिया जो है इसके अंदर लेस इंडेप्टेड कंट्री कैटेगरी में आती है। किस में आती है? लेस इंडेप्टेड कैटेगरी कंट्री के अंदर आती है। ठीक है, और लगभग इसकी जो रैंक है ना वो 5th या 6th है। एक बार इसको देख के अपडेट कर लेना, मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा इसको। 5th या 6th रैंक है इसमें, बट वो फिर भी लेस इंडेप्टेड कंट्री कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ डेप्थ क्या होती है। डेप्थ हमें पता है उधार, क्या बोलते हैं? उधार बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बट इकोनॉमिक टर्म्स में हम डेप्थ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डेप्थ को जब हम कैटेगराइज करेंगे ना, यानी इसकी इसकी दो सूची बनाएंगे, एक लॉन्ग टर्म डेप्थ रहेगी, एक शॉर्ट टर्म डेप्थ रहेगी। आप लोग मेरे को कमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ विच इज मोर प्रिफरेबल, विच इज मोर प्रिफरेबल, लॉन्ग टर्म डेप्थ और शॉर्ट टर्म डेप्थ। ठीक है, कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी? लॉन्ग टर्म डेप्थ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या शॉर्ट टर्म डेप्थ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है वो इंडिया की 75% है और जो शॉर्ट टर्म डेप्थ है वो 25% है। यानी दिस इज अगेन द पैरामीटर टू मेजर द बीओपी सिचुएशन, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये भी हमारा बैलेंस्ड ही है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो लॉन्ग टर्म का क्या है, हम धीरे धीरे उसको रिपेमेंट लोन के फॉर्म में, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हम वहां से ये आपको लॉन्ग टर्म डेप्थ हम रीपे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यानी हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। बर्डन नहीं है तो हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है वो इम्प्रूव रहेगी। क्रेडिट रेटिंग का कंसेप्ट पता होगा ना, क्रेडिट रेटिंग हमारी इम्प्रूव रहेगी। ठीक है, राइट। क्रेडिट रेटिंग कौन कौन करता है आपका? मूडीज करता है, S&P करता है आपका, देन क्रेडिट लेंस करता है। ठीक है, ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपका ये करते हैं, क्रेडिट रेटिंग करते हैं। उस क्रेडिट रेटिंग पे ही इन्वेस्टर का मूड डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग लो है तो वहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस कंट्री के ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर उधार बहुत ज्यादा है और सरकार की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो उसको रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस वजह से इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके पास एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ डेप्थ क्या क्या रहेंगे आपके? सोर्सेज ऑफ डेप्थ रहेंगे आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स,
ठीक है। देन रहेगा आपका एनआरआई डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मल्टीलेटरल बोरोइंग्स। ठीक है, ये मल्टीलेटरल बोरोइंग्स मतलब होता है आपका जिसमें आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो, आईएमएफ से ले सकते हो, जिसमें मतलब आप संगठन वगैरह से ले रहे हो। इसमें बायलेटरल बोरोइंग्स भी आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट और लिख लो, बायलेटरल बोरोइंग्स मतलब आप दूसरी कंट्री से ले रहे हो। ठीक है, उधार के यूएसए से ले लिया आपने, इटली से ले लिया आपने, फ्रांस से ले लिया, स्वीडन से ले लिया, ये सब चीजें। ठीक है। देन जो हमारा करेंसी कंपोजिशन है ना डेप्थ का, वो इस प्रकार है कुछ। यूएस जो हमारी डेप्थ है, फॉरेन डेप्थ, डेप्थ मतलब यहाँ पे हम फॉरेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन डेप्थ हमारा सबसे ज्यादा है यूएस डॉलर के टर्म्स में, देन इंडियन रुपीस के टर्म्स में। यस, इंडियन रुपीस के टर्म्स में भी हमारी फॉरेन डेप्थ होती है, क्योंकि कुछ कंपनीज इंडियन रुपीस को बाहर से उठाना पसंद करती है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि बाहर से उनको सस्ते में वो चीज मिल जाती है। यहाँ से आपका कंसेप्ट आता है मसाला बॉन्ड्स का। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करके बताओ मसाला बॉन्ड्स क्या होता है। इसको मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। देन आपका आता है स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स, स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ का कोटा होता है, कंट्रीज कोटा इन आईएमएफ, कंट्रीज कोटा इन आईएमएफ। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई भी, जैसे इंडिया है, इंडिया को कुछ हाईली डिमांडेड फॉरेन करेंसीज जैसे कि आपके डॉलर हो गए, डॉलर हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, येन हो गया, रेनमीबी हो गया, रेनमीबी हो गया, ठीक है, यूरोज हो गया, यूरोज हो गया। इन 5 करेंसी में ना अपना कुछ फॉरेन रिजर्व, अपना कुछ फॉरेन रिजर्व बेसिकली आईएमएफ के पास रखना होता है। ठीक है, लगभग लगभग 25 से 30% के आसपास। ठीक है, बाकी वो अपनी खुद की करेंसी में रख सकता है। मतलब जो हर एक, देखो आईएमएफ क्या होता है ना, आईएमएफ में मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो हर एक मेंबर का एक कोटा होता है। ठीक है, उस कोटा के हिसाब से उन्हें अपना कुछ डिपॉजिट आईएमएफ के पास रखना होता है। तो उसमें वो 75% तो अपनी ओन करेंसी में रख सकते हैं, अपनी खुद की करेंसी में रख सकते हैं, वाइल 25% उन्हें जो वर्ल्ड की 5 मोस्ट डिमांडिंग करेंसीज है ना, 5 मोस्ट डिमांडिंग करेंसीज उसमें रखना होता है। डिमांडिंग डिमांडिंग करेंसीज जैसे कि आपका हो गया, मैंने आपको बताया डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, जापान का येन हो गया, रेनमीबी हो गया चाइना का, यूरोज हो गए। ठीक है, ये 5 उसमें रखना पड़ता है। 75% अपनी करेंसी में रख सकता है, 25% इन करेंसीज में उसको रखना होता है। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स। तो वो हमारा 6% है। जापानीज येन 5%, जापानीज येन की कैटेगरी में आपका 5% कैटेगरी आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ से ये पॉइंट। ठीक है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कम्स योर डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट सर्विस रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे पास करंट अकाउंट रिसिप्ट्स आ रही है, मतलब करंट अकाउंट रिसिप्ट्स मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, देन प्लस हमारे करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स, करंट करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स। तो जो हमारे पास बेसिकली पैसा क्रेडिट हो रहा है, जो हमारे पास पैसा क्रेडिट हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा हमारा लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देने में जा रहा है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देने में जा रहा है। अगर डेब्ट सर्विस रेशियो हाई है, दैट मींस हमारी जो बीओपी सिचुएशन है दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल। वाइल अगर ये जितना कम होगा उतना ही बीओपी सिचुएशन हमारी अच्छी होगी। जितना हमारा, खुद सोचो, अब जितना पैसा हम कमा रहे हैं, पर सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और आपने लोन इतना ले रखा है कि उस 1 लाख में से 50,000 तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। भाई आपने एमबीए करा, ठीक है, आपने एमबीए करा, एमबीए में 20 लाख रुपए की आपने फीस दे दी। ठीक है, और 20 लाख रुपए की फीस दे दी तो उस 20 लाख के लिए आपने लोन उठाया। लोन कितने में उठाया? 10% में उठाया। ठीक है, 10% में लोन उठाया। अब आपको जो जॉब लगा वो जॉब लगा 14-15 लाख का। ठीक है, तो साल में आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो महीने में पैसा आ रहा है, वो आ रहा है 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में से तो इंटरेस्ट कितना चला जाएगा? तो ये तो आपका कोई सेविंग्स तो हो ही नहीं रही ना अल्टीमेटली। यहाँ से जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जा भी तो रहा है ना।
अगर वो लोन आपने किसी प्रोडक्टिव तरीके से लगाया है, यानी आप जो लोन लगाया है उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आप उसी रेवेन्यू से अपना लोन भी रीपे कर रहे हो, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। देन फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका कंपोजिशन ऑफ कैपिटल फ्लोज। कैपिटल फ्लोज होता है आपका फ्लो आउट ऑफ द कंट्री, फ्लो आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो डेप्ट है और नॉन डेप्ट है, देखो 1995 और 2010-15 में कंपैरिजन करते हैं। जो हमारे 1990 से 95 तक जितना भी हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आया है, ठीक है, दो कैटेगरी होंगी, कैपिटल फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री एंड इनसाइड द कंट्री। ठीक है, मतलब जो भी हमने कैपिटल अकाउंट में पढ़ा है, जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उसके फ्लो को हम लोग बोलते हैं कैपिटल फ्लो। ठीक है, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करूंगा तो 1990 से लेके 1995 तक जो भी हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसमें 90% डेप्ट ओरिएंटेड था। डेप्ट ओरिएंटेड था मतलब हमें यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था उस 90%। किस फॉर्म में आ रहा था? लोन असिस्टेंस के फॉर्म में आ रहा था, ईसीबी के फॉर्म में आ रहा था, और आपका ये ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एनआरआई डिपॉजिट्स के फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, these three categories are known as debt category, right? Then comes your non debt category होता है एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, अब जितना भी एफडीआई हमें कोई इंटरेस्ट तो पेमेंट नहीं करना पड़ रहा ना उसे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ले लेगा वो। ठीक है, हमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ रहा, यानी कोई डेप्ट तो नहीं आ रही हमारे ऊपर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो 1990 से 95 था वो 90% डेप्ट कैटेगरी वाला हमारे पास एफडीआई आ रहा था। ठीक है, और सिर्फ लगभग आपका सिर्फ 10% ये जो करंटली है वो 40% के आसपास है। करंटली जो डेप्ट वाला हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 40% है। ठीक है, और 60% हमारा नॉन डेप्ट कैटेगरी वाला है, यानी एफडीआई और एफपीआई कैटेगरी वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बीओपी जितने भी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स है ना वो थोड़े से अपर साइड रहेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, पर मैं उसको एग्जांपल देके टेबुलर फॉर्मेट में जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। इवन उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर दो गूगल फॉर्म में, उनको आप डाउट रेस कर दो। संडे को उनको और ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि संडे को क्या होता है डाउट सेशन में सिर्फ वही स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको डाउट्स है। अभी यहाँ लेक्चर्स में क्या है ना, सब स्टूडेंट्स हैं, तो जिनको डाउट्स नहीं है तो उनका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो संडे को वो स्टूडेंट्स रहते हैं 90% जिनके डाउट्स रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में थोड़ा सा डिटेल में जाके उन चीज को समझूंगा। बाकी मैं इसके लिए आप ये भी बोलूंगा कि जिनको डाउट्स नहीं है ना वो भी इन डाउट्स को सुना करो, ताकि आप लोगों को भी वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।